जय हिंद दोस्तों। मेंस के आंसर राइटिंग सेशन का आज आप लोगों का डे 47 की यहाँ पर क्लास है। क्लास को शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी के लिए, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो भाई, आप सभी को पता होगा कि हमने एक समय जीरो से स्टार्ट किया था और जीरो से ग्रोथ करते करते, ठीक है, ऑब्वियसली इस ग्रोथ में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो आप सभी की। आप सभी ने हमें लगातार सपोर्ट किया, लगातार हमारे साथ बने रहे और उसका परिणाम आज ये है कि आज हम लोग 20,000 प्लस की फैमिली यहाँ पर बन चुके हैं। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी है। देखो, एग्जाम नजदीक आते जा रहा है, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे यूपीआरओ का एग्जाम हो, तो अपनी पढ़ाई को आप लोगों को थोड़ा सा और बूस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसी संदर्भ में हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि होगी करंट अफेयर्स की स्पेशल सीरीज। ठीक है, आप सभी की डिमांड लगातार बनी हुई थी, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, कल से आप लोगों की करंट अफेयर्स की पूरी क्लासेस स्टार्ट होगी। डेली एक क्लास में हम लोग एक महीने का करंट अफेयर्स करेंगे, लगभग 2 घंटे की आप लोगों की वो क्लास होगी। और आने वाले 5 दिनों में, ध्यान दीजिएगा, आने वाले 5 दिनों में हम लोग जनवरी 2024 से लेकर के मई 2024 तक का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर्स बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, हम प्रयास ये करेंगे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट यहां पर प्रदान करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट करें। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आंसर राइटिंग की इस क्लास को। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए आज के क्वेश्चन में, कि पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझो। अभी आप लोगों ने कॉपी सबमिट किया था तो बहुत सारी कॉपी मैंने देखी, आप सब लोग क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ पाए हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले देखते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 के प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रमुख की ऑब्जेक्टिव ऑफ द उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी 2021। ये आप लोगों से पूछा, मतलब प्रश्न बहुत क्लियर है, टू द पॉइंट आपसे प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 जो है उसके की ऑब्जेक्टिव बताइए। फिर क्या कह रहा है, विवेचना करो। देखो यहां पर एक टर्म आता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्कस करना। ठीक है, डिस्कस करे, विवेचना करे, चर्चा करे। ऐसे जब टर्म्स होते हैं ना, तो जनरली क्वेश्चन की डिमांड ये होती है कि आप उद्देश्य तो बताओ ही बताओ, प्लस उसके साथ साथ उस संदर्भ में आने वाले चैलेंजेस या फिर उस संदर्भ में आने वाले इश्यूज को भी मेंशन करो। ये प्रश्न की डिमांड बन जाती है डिस्कस वर्ड के आते ही। ठीक है, तो पहली बात तो क्लियर रखना दिमाग में आप लोगों को कि इस पूरे पॉलिसी के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव आपको बताने हैं, प्लस उसके साथ साथ इस संदर्भ में क्या क्या चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस बताने, और फिर आप लोगों को एक कंक्लूजन देना। ठीक है, तो कोई आंसर का जो फॉर्मेट होगा, जो उत्तर का प्रारूप होगा, वो आप लोगों का इस प्रकार से होगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर ये कि जो पूरा प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न आप लोगों को 125 शब्द में ही लिखना है। ठीक है, 125 वर्ड्स यहां पर आप लोगों को लिखने के लिए दिया गया है। अच्छा, ऐसी बात है ना कि ये प्रश्न मैंने बनाया हो तो 125 शब्द में मैंने गलत यहां पर आप लोगों को दिया है। ये प्रश्न आयोग ने, ठीक है, यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा 2023 की मेंस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न आयोग ने बल्कि जीएस पेपर 5 में पूछा हुआ था। ठीक है, हालांकि मुझे तो ये पेपर 6 का क्वेश्चन लगता है। ठीक है, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न को जीएस 5 में पूछा हुआ था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको दूसरे पेपर के लगेंगे और आपसे वो पूछे जाएंगे दूसरे पेपर में। ठीक है, इसके लिए बहुत परेशान नहीं हो रहा है, हमको बस अपनी आंसर राइटिंग उसी फॉर्मेट में यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो हम लोग इस पॉलिसी को समझते हैं, क्या क्या चीजें लिखनी है वो समझेंगे, क्या क्या चैलेंजेस बताने हैं वो समझेंगे, और कंक्लूजन देंगे 125 शब्द के अंतर्गत। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि शब्द यहाँ पर कम है तो हमको अपने आंसर में ना बहुत सारे पॉइंट्स को स्किप करना पड़ेगा, और टू द पॉइंट एकदम बुलेट पॉइंट लिख करके हेडिंग सब हेडिंग देते हुए सीधे सीधे पॉइंट्स लिख करके अपने आंसर को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रश्न के इंट्रोडक्शन पर। ठीक है, कि जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो भूमिका यहाँ पर क्या लिखोगे, स्टार्टिंग कैसे करोगे। तो स्टार्टिंग करने के 2-3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हीं तरीकों से आप लोगों को स्टार्ट करना, बड़े अच्छे नंबर आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। देखो, सरकार ना, यूपी सरकार या फिर कोई भी सरकार जब कोई पॉलिसी लेकर के आती है, ठीक है, तो उस पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है, उस संदर्भ में एक परिवर्तनकारी स्टेप को लेकर के आगे बढ़ना। हर सरकार अपने स्टेप को परिवर्तनकारी मानती है, ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर का मानती ही माने। तो यहां पर भी सरकार का पॉलिसी, इस पॉलिसी का टारगेट ये, पॉलिसी का एम ये कि हम उत्तर प्रदेश को डेटा सेंटर हब की तरफ में, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट यहां पर क्या है कि हम उत्तर प्रदेश को लीडिंग डेटा सेंटर हब में कन्वर्ट करें। ये हमारा यहां पर क्या है, एक टारगेट है। ठीक है, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पॉलिसी के माध्यम से, ठीक है, उत्तर प्रदेश को डेटा सेंटर इंडस्ट्री में एक लीडिंग हब के तौर पर स्थापित करना चाहती है। इस संदर्भ में सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं। ठीक है, अब पॉइंट करके स्टार्ट कर देना है। देखो एग्जैक्टली आपका जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है वो 20 शब्द में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 शब्द में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो इंट्रोडक्शन का प्रकार यहां पर ये है।
और समझते हैं भाई, और क्या इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया जा सकता है। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप लोग ये दे सकते हो कि ये जो पॉलिसी आई है, क्या इससे पहले भी ऐसी कोई पॉलिसी आई हुई थी या फिर ये पहली पॉलिसी है। अगर आपको ये बात पता है तो इस बात को मेंशन कर दो। जैसे कि ये जो पॉलिसी है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की पहली ऐसी पॉलिसी है जो कि डेटा सेंटर के संदर्भ में बनाई गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के पास ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं थी जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर पार्क की स्थापना कर पाए। ठीक है, तो आप ये बात भी मेंशन कर सकते हो कि सरकार ने हाल ही में डेटा सेंटर पार्क के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की पहली पॉलिसी का निर्माण किया है। इससे पहले यूपी के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। इस पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है, फिर आप करके मेन बॉडी में सीधे शिफ्ट हो जाओगे। तो आप एक पॉइंट ये बता सकते हो कि ये जो पॉलिसी है, ये यूपी सरकार की पहली ऐसी पॉलिसी जो कि डेटा सेंटर के संदर्भ में लेकर के आई गई है। ठीक है, थर्ड और क्या इंट्रोडक्शन दिया सकता है भाई, समझिए आप लोग एक बार। एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम लोग ये दे सकते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या है भाई, अगर हम भारत की बात करें तो पूरे भारत में लगभग 1 बिलियन प्लस मोबाइल यूजर्स हैं। ठीक है, मोबाइल यूजर्स हैं और करीब 50 मिलियन प्लस, ठीक है, आपके इंटरनेट यूजर्स पूरे भारत में हैं। ठीक है, क्योंकि आप पता है कि भाई डेटा क्या है ना, डेटा इस समय आटा बनता जा रहा है। ठीक है, डेटा इज इक्वल टू आटा, आटा खाने के लिए जरूरी है, डेटा जीवन जीने के लिए जरूरी है। ठीक है, आप अगर आपके यहाँ पे वाईफाई चला जाए, अगर आपके यहाँ पे नेट चला जाए ना, तो आप जी ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा यार जीवन कितना खाली खाली सा हो गया है। ऐसा महसूस होता है ना, क्योंकि डेटा की इंपॉर्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो हमारे पूरे लाइफ को बहुत रैपिडली चेंज कर रहा है। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट ये लिख सकते हो कि चूंकि पूरे भारत में, ठीक है, मोबाइल यूजर्स की संख्या और इंटरनेट यूजर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, और अगर हम भारत में बात करें इसी संदर्भ में, भारत में डेटा सेंटर इंडस्ट्री जो है, ठीक है, डेटा सेंटर जो इंडस्ट्री है, जो पूरा उद्योग है, ये उद्योग बहुत तेजी से विश्व के कंपैरिजन में, पूरे विश्व के कंपैरिजन में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि डेटा सेंटर इंडस्ट्री ग्रोथ इन इंडिया इज अ फास्टर एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हो। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी एक नई पॉलिसी की यहाँ पर जरूरत पड़ी जो कि निम्नलिखित है करके आप लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर ये लिख दो एक पॉइंट दे करके कि भाई अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में, ठीक है, जो भारत डेटा जनरेट करता है, ठीक है, भारत जो डेटा जनरेट करता है वो पूरे विश्व के डेटा जनरेशन का 20% है। ठीक है, हम पूरे विश्व का 20% डाटा उत्पन्न करते हैं, लेकिन भारत के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत के अंतर्गत केवल 2%, ध्यान दीजिएगा, केवल 2% डेटा स्टोरेज कैपेसिटी विद्यमान है। मतलब कि 20% हम डाटा उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन हम स्टोर कितना कर पा रहे हैं, केवल 2%। बाकी 18% कहाँ जा रहा है, विश्व के दूसरे देशों में जाकर के स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ पर एक नई डेटा पॉलिसी लेकर के आया, जिसका उद्देश्य है कि हम पूरे भारत में एक नए डेटा हब के तौर पर अपने आप को स्टेब्लिश कर पाए। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर आप ये दे सकते हो। तो मैंने आपको 3-4 पॉइंट बता दिया इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए, आप इन चारों में से किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन का लिखो, आपको बहुत प्यारे यहाँ पर नंबर मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इफेक्टिव इंट्रोडक्शन है, हर इंट्रोडक्शन इफेक्टिव है। पहला इंट्रोडक्शन बहुत इफेक्टिव था, जहां पर मैंने आपको बताया कि यूपी सरकार इसको डेटा सेंटर हब के तौर पर ट्रांसफॉर्म करने का एक प्रयास कर रही है, जिस संदर्भ में उसने ये पॉलिसी लेकर के आई है। ठीक है, मैंने आपको सेकंड क्या बताया कि यूपी की ये जो पॉलिसी है, इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी पॉलिसी है, अपने में एक बहुत अच्छी बात है। हमने एक पॉइंट यहाँ पर आपको ये बताया कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि जो डेटा इंडस्ट्री है, पूरे विश्व के कंपेरिजन में भारत में डेटा इंडस्ट्री बहुत तेजी से रैपिडली ग्रो कर रहा है। कारण क्या है भाई, हमारे यहाँ पर 1 बिलियन प्लस मोबाइल यूजर्स होते हैं और 50 मिलियन प्लस यहाँ पर आपके इंटरनेट यूजर हो गए। तो इस बात को ध्यान रखते हो। अच्छा, यहीं पर आप एक पॉइंट और चाहो तो समझ सकते हो, ठीक, समझने के लिए बता रहा हूँ। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर एक डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आया था। ठीक है, डेटा संरक्षण बिल भी आया था, 2019 की घटना है। ठीक है, और डेटा संरक्षण बिल ने इस बात को सुनिश्चित किया था कि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंतर्गत अपने डेटा को हम लोग स्टोरेज करने पर ध्यान दें। तो उसी का परिणाम है कि यूपी सरकार ने क्या किया, 2021 में अपनी पॉलिसी लेकर के आई, ताकि हम यूपी को डेटा सेंटर हब के तौर पर स्टेब्लिश कर पाएंगे, क्योंकि डेटा इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, मार्केट बहुत अच्छा विद्यमान है। तो यूपी ने इस संदर्भ में एक स्टेप यहाँ पर आगे काम किया हुआ है। ठीक है, और समझो भाई, हमने क्या बताया कि जो भारत है वो पूरे विश्व का 20% डेटा जनरेट करता है, लेकिन स्टोरेज कितना करता है, 2% स्टोरेज कर पाता है। ये भी अपने में इस बात को सुनिश्चित करता है कि ये जो पूरा सेक्टर है, ये सेक्टर पे अभी हमने ध्यान नहीं दिया है, और यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में सरकार ने पॉलिसी यहाँ पर लेकर के आई। ठीक है, तो 4 प्रकार का इंट्रोडक्शन मैं आपको खुद दे रहा हूँ, लिखो। अच्छा, ऐसा यही नहीं कि मैं आपको केवल इस क्लास में करा रहा हूँ। अगर जितने लोगों ने प्रयास की आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन किया होगा, ठीक है, उस प्रयास बैच में आप लोग आंसर देखना है। ठीक है, जो मॉडल आंसर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, GS 5, 6 और एथिक्स वाला मॉडल आंसर दे रहे हैं, उनमें आप देखो तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कितने प्रकार के दिए जा सकते हैं,
कितने प्रकार के उसमें हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करें। केस स्टडी, नए नए कॉन्सेप्ट्स को हम लोग ऐड करें कि भाई देखो ये कॉन्सेप्ट भी ऐड किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो GS 5, 6 और एथिक्स का जो मॉडल आंसर प्रयास बैच में दिया जा रहा है वो भी बहुत शानदार है। तो जितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ना अभी, मैं कहूंगा ज्वाइन कर लेना, बहुत शानदार मौका आप लोगों को यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई, इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब समझते हैं हम लोग आगे कि अब मेन बॉडी की हम लोग यहाँ पर शुरुआत कैसे कर रही है, ठीक है। अच्छा, मेन बॉडी से पहले चाहो तो आप एक बात यहाँ पर और समझ सकते हो कि इस उत्तर के कंक्लूजन हम लोग क्या देंगे, ठीक है, निष्कर्ष क्या देंगे। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी चीजें हम लोग निपटते देंगे, ठीक है। कंक्लूजन एक बहुत सिंपल यहाँ पर आप लोग ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि स्टेट की ये जो पॉलिसी है, ये जो नेशनल डेटा पॉलिसी है, उसके पैरेलली उसको लाइनअप करते हुए बनाया गया है कि हम राष्ट्रीय स्तर का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो यूपी का योगदान है उसको सुनिश्चित कर सके, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट यहाँ पर ये हो गया कि नेशनल लेवल पर, अगर राष्ट्रीय स्तर पर हमको डेटा स्टोरेज पर ध्यान देना है तो उसका रास्ता यूपी से होकर के जाता है, और इसी संदर्भ में यूपी सरकार की पॉलिसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट आप यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या मेंशन कर सकते हो भाई, कि ये जो पॉलिसी है, ठीक है, ये पॉलिसी यूपी को एक सुटेबल डेस्टिनेशन के तौर पर स्टेब्लिश करने के लिए बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, जो यूपी की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, $1 ट्रिलियन का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, उसको यहाँ पर बढ़ा पाएंगे। और केवल हम इकोनॉमी को बूस्ट ही नहीं करेंगे, इसके साथ साथ हम इंक्लूसिवनेस पर भी ध्यान दे रहे हैं, समावेशिता पर भी ध्यान दे रहे हैं। और इसका कारण ये है कि इस सेक्टर के अंतर्गत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, लगभग आपके 25 से 30 हजार जो जॉब है वो अभी अभी तुरंत तत्काल तौर पर आप लोग को यहाँ पर मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। ये हमारा एक टारगेट है, ठीक है। कंक्लूजन आप ये भी दे सकते हो कि इस पॉलिसी का जो क्रियान्वयन अगर सही प्रकार से सुनिश्चित होता है तो यूपी की अर्थव्यवस्था, केवल यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन नहीं पहुंचेगी, बल्कि इसके साथ साथ हम यूपी के युवाओं को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट माध्यम से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से इस क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो निष्कर्ष के लिए तो आपके पास बहुत शानदार 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग निष्कर्ष में यूज करके आना, नंबर बहुत शानदार मिलने वाला, ठीक है। कोई समस्या यहाँ पर आप लोगों को आएगी ही नहीं। अब समझते हैं मेन बॉडी पर, ठीक है। देखो, जनरली जो एस्पिरेंट्स ने गलती किया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास 2-3 कॉपी थी, मैंने कुछ कॉपी डाउनलोड किया आप लोगों की, जो आप लोगों ने लिख के भेजा था। मैंने कहा देखो गलती क्या हो रही है, ठीक है। इंट्रोडक्शन मान लो बहुत अच्छा है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2021 में यूपी की पॉलिसी आई थी, इन्होंने बता दिया, ठीक है। क्यों, तो सूचना प्रौद्योगिकी और रोजगार सृजन इत्यादि के उद्देश्य। चलो ठीक है, मैं मान लिया कि बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन इनका है, टू द पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। समस्या पता है क्या है कि ये जो पॉलिसी आई थी, ये पॉलिसी आई 2021 में, और इसमें सरकार ने 2022 में, ठीक है, अमेंडमेंट किया, संशोधन किया हुआ है। और जनरली एस्पिरेंट्स, मुझे लगता है कि सिर्फ 50% ऐसे दोस्त थे, 50 का 60% से दोस्त हैं जिन्होंने कॉपी लिखकर सबमिट की थी, उन लोगों ने नए संशोधन के तहत फैक्ट्स या फिर आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया है। 1 साल बाद इस पॉलिसी में चेंज किया सरकार ने, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने क्या लिखा कि 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 डेटा पार्क की स्थापना, ठीक है, इसको भी चेंज कर दिया गया। 10 डेटा सेंटर, इसको भी चेंज कर दिया गया, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर चेंज कर दिए गए। यही गलती यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों ने की है। हालांकि इनका स्ट्रक्चर देखो, इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है कि इसका उद्देश्य क्या है, जो कि प्रश्न की पहली डिमांड थी। इन्होंने उद्देश्य बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया। उसके बाद इन्होंने बताया चुनौतियां, क्योंकि प्रश्न में चर्चा करने को कहा गया है, ठीक है, डिस्कस करने को कहा गया है। तो इन्होंने जो भी यहाँ पर पॉइंट्स थे उसको यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया, ठीक है, बहुत शानदार है, ठीक है। कुछ इसमें अगर हम लोग एडिशनल पॉइंट्स अभी देखेंगे कि क्या यहाँ पर और इन्रिचमेंट किया जा सकता है, ठीक है। फिर इन्होंने सजेशन दिया, क्योंकि जब आप चैलेंजेस बताते हो तो एक ऑफिसर के तौर पर, एक अधिकारी के तौर पर आपसे उम्मीद की जाती है कि हर चुनौती का आपके पास कुछ ना कुछ समाधान होगा, ठीक है। सुझाव इन्होंने दिया हुआ है। मेरा एक सिंपल सजेशन ये रहेगा, इसको शॉर्ट में करिए, संक्षिप्त करिए, कि आपने बहुत लंबा लिखा हुआ है। शब्द सीमा आपके पास केवल 125 शब्दों की यहाँ पर है, ठीक है। कंक्लूजन इन्होंने फिर वही $5 ट्रिलियन SDG 01 इन सबसे जोड़ करके $1 ट्रिलियन से जोड़ करके लिख दिया, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। ये कंक्लूजन तो हमने रेडीमेड तौर पर याद करके रखा हुआ है, ठीक है। ये कॉपी हो गई। अब चलो, अब हम लोग आते हैं मेन बॉडी में वास्तव में लिखना क्या क्या था, समझो, और क्या चेंज रिसेंट में किया गया है। तो इसका पूछा हुआ है आप लोगों से, इसका उद्देश्य, ठीक है। तो उद्देश्य के अंतर्गत ना कुछ पॉइंट आप लोग ध्यान रख ही लो, ठीक है, कुछ पॉइंट आप लोग ध्यान रख लो, जो कि आप लोग यहाँ पर बताना ही बताना, ठीक है। देखो, इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट उद्देश्य है इस पूरी पॉलिसी का, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पहले तो एम यहाँ पर डाल करके एक यहाँ पर 2 लाइन लिख दो, ठीक है। ये लिखो कि इस पॉलिसी का उद्देश्य वैश्विक और भारतीय निवेशकों को, ठीक है, ग्लोबल और नेशनल और इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स को हम उत्तर प्रदेश में आकर्षित करें, ताकि
इस इंडस्ट्री का, डेटा सेंटर इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन हम यहाँ पर कर सके, स्थानीयकरण यहाँ पर कर सके। और इसी उद्देश्य से सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, एमएसएमईज, ठीक है, और स्टार्टअप्स को, इस क्षेत्र के संदर्भ में स्टार्टअप्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, ताकि हम पूरे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर इकोसिस्टम डेवलप यहाँ पर कर सके। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया। क्या बताया भाई, समझना फिर से। हमने बताया कि इस पॉलिसी का उद्देश्य है वैश्विक और भारतीय निवेशकों से निवेश को आकर्षित करना, और इसी संदर्भ में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एमएसएमईज और स्टार्टअप को भी प्रमोट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एक वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर इकोसिस्टम को भी डेवलप कर रहे हैं, ताकि हम इस पूरे इंडस्ट्री का, ठीक है, डेटा सेंटर के इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन यहाँ पर सुनिश्चित कर सके। आपने इंडस्ट्री में ये 3 से 4 पॉइंट बता दिए। ठीक है, ये पॉइंट मुझे पता है कि आप सबने लिखा होगा आंसर में, जो कि बहुत अच्छी बात। अब समझना चेंज यहाँ पर क्या किया गया, उद्देश्य के अंतर्गत कुछ कुछ जो पॉइंट चेंज किए गए, मैं सीधे उन पॉइंट्स पर फोकस करूंगा और हम लोग अपने आंसर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर ये ध्यान दो कि इसका उद्देश्य है, इस पूरे पॉलिसी का उद्देश्य है कि हम यूपी को एक प्रेफरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर, निवेश गंतव्य के तौर पर स्थापित करने में सफल हो, प्रेफरेबल, ठीक है, अधिमानित इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो एक तो आपका उद्देश्य यहाँ पर ये लिखा गया है। और क्या सरकार उद्देश्य कहती है, सरकार उद्देश्य यहाँ पर ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में हम 900, ध्यान दीजिएगा, 900 मेगावाट शक्ति वाले डेटा सेंटर इंडस्ट्री को डेवलप करें। ठीक है, डेटा सेंटर उद्योग को यहाँ पर क्या करें, डेवलप करें। एक हमारा टारगेट सरकार ने यहाँ पर ये दिया हुआ है, ध्यान रखना। यही टारगेट में पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप लोगों को पहले ये 250 मेगावाट था। जनरली दोस्तों ने जो अपने आंसर लिखा हुआ है उन्होंने 250 मेगावाट मेंशन किया। ठीक है, इस गलती को ध्यान रखना, ये करेक्शन आप लोग सभी लोगों को अपने अपने नोटबुक में कर लेना है। और समझो भाई, सरकार इसी पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पर क्या कर रही है, सरकार कह रही है कि हम जो इन्वेस्टमेंट आकर्षित कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत हमारा टारगेट है कि हम 30,000 करोड़ प्लस रुपए यहाँ पर लेकर के इन्वेस्टमेंट भारत में आकर्षित करें, उत्तर प्रदेश में आकर्षित करें। ठीक है, ध्यान रखना, यहीं पर आप सबने क्या किया हुआ, जो पुराना आंकड़ा पड़ा था उसमें 20,000 करोड़ था। ठीक है, तो मैं सारे गलत फैक्ट भी आप लोग को बता रहा हूँ ताकि उसको आप लोग इग्नोर करो और सही फैक्ट पर शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, और समझो भाई, इसी के अंतर्गत हमने यहाँ पर एक टारगेट और सेट किया कि हम यूपी के अंतर्गत 8, ध्यान रखना, 8 निजी, कम से कम 8 निजी अत्याधुनिक मॉडर्न डेटा सेंटर पार्क स्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, ये पार्क, ध्यान रखना, ये पार्क जिसको हम लोग स्टेट का आर्ट ऑफ एक्सीलेंस सेंटर भी मान रहे हैं, स्टेब्लिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये 8 पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक है, जो कि प्राइवेट होंगे, निजी होंगे, अत्याधुनिक होंगे। ठीक है, और डेटा सेंटर पार्क यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। इसी के अंतर्गत आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, इस पॉइंट को मेंशन करना और सब लोगों को करना है। ठीक है, उसका एक तरीका ये कि आप लोग चाहो तो ऐसे बॉक्स बना के कर सकते हो। ठीक है, क्या लिखो यहाँ पर भाई कि विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ पर स्टेब्लिश किया जा रहा है, नोएडा में। ठीक है, आप जानते हो इसी को भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर भी माना जा रहा है। और ये जो नोएडा में स्टेब्लिश किया जा रहा है, ये करीब 3 लाख वर्ग फुट एरिया में, ठीक है, 3 लाख वर्ग फुट एरिया को कवर करता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ देखो 8 पार्क की स्थापना हम लोग कर रहे हैं, और यूपी के सभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, 75 जिलों में, जो कि पहले 10 था टारगेट यहाँ पर। ठीक है, अब ये 75 हो चुका है। 75 जिलों में हम लोग डेटा सेंटर की स्थापना भी करेंगे। ठीक है, डेटा सेंटर की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो 8 डेटा पार्क और 75 सभी जिलों में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेटा सेंटर, ऐसा कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो कि सरकार यहाँ पर लेकर के आगे बढ़ रही है। तो ये जो चारों नए उद्देश्य हैं सरकार के, वो उद्देश्य आप लोग याद रखना। 8 पार्क, 75 डेटा सेंटर, 30,000 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट और 900 मेगावाट का ये पूरी इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करने का हमारा यहाँ पर टारगेट है। ठीक है, तो टारगेट आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया। अब समझो, इसी टारगेट के अंदर कुछ कुछ सरकार ने पॉइंट्स और बताया हुआ है। अगर यही बहुत ज्यादा शब्द सीमा में आप लोगों से पूछता तो आप लोग चाहते तो उन पॉइंट को मेंशन कर सकते थे, जैसे कि कुछ पॉइंट्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, नोट कर लेना। ठीक है, पहला वही बात कि भाई हम यहाँ पर क्या करें, जॉब क्रिएशन पर ध्यान दे रहे, रोजगार के निर्माण पर ध्यान दे रहे हैं। 4,000 डायरेक्ट प्लस करीब 20,000 इनडायरेक्ट जॉब यहाँ पर आप लोगों की स्टेब्लिश होंगी, क्रिएट होंगी। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग चाहो तो इसको भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है भाई, हम यहाँ पर और क्या ध्यान दे रहे हैं, तो आपको पता है कि डेटा सिक्योरिटी, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन भी लाया था, तो डेटा सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए भी इस पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारे विशेष प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जो डेटा सेंटर्स स्टेब्लिश किए जाएंगे वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो। ध्यान दीजिएगा, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है,
कि हम उन डेटा सेंटर्स को पर्यावरणीय रूप से सतत उपयोग हेतु बनाएं, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर जो एनर्जी का प्रयोग किया जो ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। देखो एक बात समझना, जितने डेटा पार्क्स या डेटा सेंटर्स होते हैं, आपको लगता है ना कि डेटा है क्या, आपको डेटा समझ में नहीं आता है, क्योंकि दरअसल क्या वो एक इनविजिबल चीज है, ठीक है, दिख नहीं रही है हम लोग को। तो जो चीज दिख नहीं रही है उसको हम लोग महसूस कर पाना बहुत टफ है। लेकिन डेटा एक ऐसी चीज है जिसको मेंटेन करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, बड़े बड़े स्टोरेज लगते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये होता है कि उन डेटा को, जो कि डेटा का प्रोसेसिंग लगातार वहां पर हो रहा होता है, ठीक है। आप गूगल पर एक पॉइंट सर्च करें तुरंत आपको चीजें मिल जाती है ना, तो डेटा है, तो उसके स्टोरेज कहीं पर होगा, उसका प्रोसेसिंग लगातार हो रही होगी, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में हीट निकलती है, हीट का एमिशन होता है, प्लस बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हम इस पूरे सेक्टर को इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बना पाए, ये भी इसमें एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये सरकार के कुछ उद्देश्य थे, कोशिश करना ये सारे उद्देश्य आप लोग मेंशन करना अपने आंसर में, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। ये जो नोएडा वाला मैंने आपको एक पॉइंट बताया हुआ है, ठीक है, इसी को हमने वो क्या कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे उसका, येड्डा टू या जेड्डा टू करके उसका कुछ नाम है, ठीक है, योड्डा D1 नाम है, ठीक है, योड्डा D1, एक बार आपने देखिएगा, योड्डा D1, इसी के द्वारा ये नोएडा में इसको स्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। नोएडा पहले से भी IT सेक्टर का हमारा बहुत बड़ा हब रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये काम सरकार कर रही है। और समझो, अब मैंने आप लोगों से कहा कि चूंकि प्रश्न में एक टर्म था डिस्कस करिए, ठीक है, चर्चा कर, तो इस उद्देश्य के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है, क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। चुनौती क्या है भाई, हम इन्वेस्टमेंट आकर्षित कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। चुनौती हमने एक बता दिया, ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की समस्या है, क्यों, क्योंकि हमारे पास सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा नहीं है। अगर हमको कोई भी चीज की परमिशन लेनी है सरकार से, तो हमको तमाम विभागों में इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है। इसके अलावा भाई किसी भी डेटा सेंटर को स्टेब्लिश करने के लिए क्या चाहिए, हमको लैंड चाहिए, भूमि चाहिए। और आपने यहाँ पर देखा भी कि नोएडा में जो स्टेब्लिश हो रहा है उसमें 3 लाख वर्ग फुट एरिया कवर किया गया है, ठीक है। तो हमको लैंड बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होगा, और लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण किसी भी राज्य में, किसी भी सरकार में सबसे बड़ा चुनौती यहाँ पर रहा ही रहा है, ठीक है। तो लैंड एक्विजिशन आपने एक चैलेंज यहाँ पर ये बता दिया, ठीक। दूसरी बात भाई, एनर्जी की डिमांड यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो यहाँ पर है, मैंने आपको बताया ना कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी लगती है, ठीक है। तो एनर्जी की डिमांड यहाँ पर बहुत ज्यादा है, जो कि शायद यूपी में पूर्ति ना हो पाए, ठीक है। और एटलीस्ट इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पूर्ति ना हो पाए, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो इस चैलेंज को भी आप बता सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा भाई बता सकते हैं भाई, देखो ठीक है, सरकार क्या कर रही है कि सरकार हम इन्वेस्टमेंट आकर्षित कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमको लेबर चाहिए, लेबर से मेरा मतलब, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेबर से मेरा मतलब श्रम से है। और ये जो श्रम होता है ये 2 प्रकार का होता है, स्किल्ड लेबर, ठीक है, कौशल युक्त लेबर, ठीक है, और अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। तो ये दोनों ही यूपी में युवा हैं, लेकिन यूपी में स्किल्ड या स्किल्ड लेबर्स की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये भी चुनौती यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो ये कुछ चैलेंजेस थे, इन चैलेंजेस को आप लोग बताना, कोशिश ये करना, देखो जब चुनौती बता रहे हो तो कोशिश करो कि फ्लो चार्ट का प्रयोग कर लो, या फिर अगर आप उद्देश्य बता रहे हो तो इसी प्रकार से, जैसे मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ना, ऐसे सिंपल सा फ्लो चार्ट बना लेना, एक बॉक्स यहाँ पर बना लेना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि 125 शब्द में इस आंसर को पूर्ति करनी, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसका प्रोसेस है, अगर ये 200 शब्दों का रहता तो मैं कहता प्रॉपर बुलेट पॉइंट डाल करके एग्जांपल मेंशन करते हुए, पॉइंट्स फैक्ट्स मेंशन करते हुए आंसर लिखो, लेकिन यहाँ पर समय ही नहीं है ना, तो शब्द हमारे पास लिखने के लिए, ठीक है। तो इसको ये फॉर्मेट में फॉलो करो। प्लस इसके बाद अब देखो 2-3 बातें और समझिए, ये क्लास आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। प्रयास आंसर राइटिंग बैच जो आप लोगों का चल रहा है, मैं आप लोगों को क्या करता हूँ ना, मैं आप लोगों को एक प्रयास का मॉडल आंसर दिखाता हूँ, ठीक है, कि प्रयास में हम लोग किस प्रकार से एफर्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों को मॉडल आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग अभी, उनका अगर टारगेट ये है कि आपको 2024 में या फिर 2025 में मेंस एग्जाम देना है, ठीक है, तो आप लोग एटलीस्ट ये काम करो कि प्रयास बैच से जुड़ करके आंसर राइटिंग अपनी स्टार्ट, ठीक है, अपनी आंसर राइटिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 1 मिनट, आप लोगों को यहाँ पर मॉडल आंसर दिखा रहा हूँ, शेयर तो नहीं कर पाऊंगा चैनल पर, क्योंकि भाई ये पेड बैच का कोर्स है, तो शेयर नहीं किया सकता है। लेकिन आप लोग ये मॉडल आंसर देखिए कि इसकी क्वालिटी हम लोग कैसे मेंटेन करें, ठीक है। जैसे ये प्रश्न दिया गया कि म्यूजियम क्या है, तो मैंने आंसर फॉर्मेटिंग में आपको यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया कि ऐसे आंसर राइटिंग आप लोगों को करनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आंसर देख रहे हो, हर क्वेश्चन में जहाँ पर रिक्वायरमेंट है मैप बनाया जा रहा है, ठीक है, मैप बना करके आप लोगों को दिखाया गया है। प्लस इसके बाद एक समझो कि अब म्यूजियम में अगर आप कहीं पर भी पढ़ोगे ना, आप किसी भी मॉडल आंसर किसी भी बुक में देखोगे, तो आपको म्यूजियम क्या दिखेगा, वही स्टेटिक म्यूजियम।
जो पुराने बहुत प्रकार के म्यूजियम बनते हैं कि भाई ये म्यूजियम है, ये म्यूजियम है, रेल म्यूजियम है, राज्य संग्रहालय है, प्रयागराज में एक म्यूजियम है, ठीक है, वो सारे म्यूजियम आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ करंट से कैसे जोड़ा जाए, देखो अभी आपने पढ़ा भी होगा करंट अफेयर्स की न्यूज में कि भारतीय मंदिर संग्रहालय की स्थापना की जा रही है कहाँ पर, अयोध्या में। क्यों? तो हम भारतीय मंदिरों की विरासत को दुनिया से दिखाना चाहते हैं। तो एक आप ये भी तो संग्रहालय है भाई, सरकार ने इसको इंडियन टेम्पल म्यूजियम का नाम दिया हुआ है, ठीक है, मेंशन करो इसको अपने आंसर में। क्यों? आप ऐसे चाहो तो केस स्टडी या फिर एग्जाम्पल बना के नहीं कोड कर सकते हो, आपका नंबर बढ़ाएगा। तो करंट अफेयर्स में जो आपने प्रिलिम्स में फैक्ट पढ़ा था, मुझे पता कि आप सबने करंट अफेयर्स के अंतर्गत पढ़ा होगा, उसी को क्लैशन यहाँ पर करना है, ठीक है। आप देखो अभी आपने एक रिसेंट में पढ़ा कि मैंगो म्यूजियम की स्थापना की जा रही है लखनऊ में, जो लखनऊ में मैंगो पार्क बना वहीं पर मैंगो म्यूजियम भी हम स्टेब्लिश कर रहे हैं, जहाँ पर 108 प्रकार के जो मैंगो होंगे उनके संदर्भ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके संदर्भ में लोगों को जागृत किया जाएगा, किसानों को अवेयर किया जाएगा। तो मैंगो म्यूजियम भी क्या है, एक उत्तर प्रदेश का जो हॉर्टिकल्चर का संस्कृति रहा है, जो डाइवर्सिटी यहाँ की रही है, उससे हम लोगों को परिचित करा रहे हैं। तो ये भी तो म्यूजियम का ही प्रकार है। हाँ भाई, जो हमारे स्टैंडर्ड म्यूजियम की कैटेगरी होती है उसमें नहीं फिट होता है, बट है तो म्यूजियम ही ना, तो आप इसको बॉक्स बनाकर यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ये सारे काम आपको मॉडल आंसर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों की क्लासेस है, इस क्लासेस को आप लोग ऐसे कर सकते हो, प्रयास बैच ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पर आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। मैं तो कहूँगा जरूर ज्वाइन करो और आंसर राइटिंग यहाँ से करो, ठीक है। आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, इस बात की गारंटी मैं आप लोगों से ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।